नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है बीजेपी के युवा नेता, उप मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी और प्रयागराज की राजनीति में अपना दखल रखने वाले कचना के पूर्व विधायक दीपक पटेल जी। आज मैं उनसे काफी खट्टे मीठे सवाल पूछने वाली हूँ। आप हमारा इंटरव्यू अंत तक देखें। दीपक पटेल जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसा कहा जाता है कि दीपक पटेल जी राजनीति में छा जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व पाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है? आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। छाने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ राजनीति में तो सब कुछ निर्भर करता है जनता जनार्दन पे। किसी को वो आसमान पे सर पे बिठा ले, चाहे तो जमीन दोज कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, नौजवानों का साथ है। पर आपके व्यक्तित्व की भी तो कुछ खासियत है, उसे विकसित करने का हमारे युवाओं को एक मौका दीजिए। अभी तक तो मैं नहीं जान पाया, प्रयास करूँगा जी कि अगर कुछ ऐसा है तो हमारी जानकारी में भी आए। जब आप बसपा में थे तो ऐसा कहा जाता था कि पूरे जिले की राजनीति आपके घर से चलती थी। अब आप ये बताइए कि आप बीजेपी के बहुत ही बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे में क्या 2022 की राजनीति में हम लोग ये मान सकते हैं कि जिले की पूरी राजनीति आपके घर से ही प्रभावित होगी? ऐसा नहीं है, भाजपा देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग उसके अंग हैं, हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब घर से चलती है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। माननीय केशव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं जी, और अच्छा लगता है। विचारधारा, सोच से लेके जो ज़मीनी काम पार्टी कर रही है, लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पे मिल रहा है, तो उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। जी सर, कहा जाता है कि आप पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी के काफ़ी करीबी हैं और आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। ऐसे में आप क्या गुरु प्रसाद मौर्य जी से कुछ सीखते हैं या वो आपसे सीखते हैं? इस बॉन्डिंग का राज क्या है? बहुत सारे लोगों से ये एक प्रवृत्ति होनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि बहुत छोटा सा जीवन है और हमेशा सीखते रहने वाला होना चाहिए व्यक्ति। किसी को ये अभिमान ना हो कि नहीं हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है, हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है, तो ये एक अभिमान है। बहुत सारी चीज़ों को हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को है, बस आपकी अपने अंदर की क्यूरियोसिटी और प्रवृत्ति होनी चाहिए जी। और ना तो 100 साल भी कम है, लोग सीखते ही रह जाते हैं। दीपक जी, आपके बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता से बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से मिल लेते हैं, जो कि अमूमन नेताओं में देखा नहीं जाता। आप क्या मानते हैं, क्यों नेता जनता को अपना समय नहीं दे पाते? देखिए, ये भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जी, लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है, राजनीति में है, तो ये मैं आपको एकदम दिल की बात बताऊं कि बिना जनता के अजीब सा अधूरापन लगता है। जैसे कभी कभार बाहर कभी जाना हुआ तो वहाँ ये माहौल, परिवेश नहीं मिलता कि हमेशा घिरे रहो, सबसे मिलते जुलते रहो, तो बड़ा असहज सा हो जाता है। तो एक आदत बन जाती है और ये होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में सियासत करने की इच्छा है, सोशल लाइफ में रहने की इच्छा है, तो ये अंदर से होना चाहिए कि जनता से उसे, जनता की नज़दीकियाँ उसे अच्छी लगें, ना कि उन्हें आफत लगे कि अरे कहाँ से इतने लोग आ गए। जी। दीपक पटेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। ऐसे में आपके द्वारा जनता को इसका क्या लाभ प्राप्त होता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है जी। भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो उन्हीं के आशीर्वाद से आए, और आज भी बहुत सारी समस्याएं जो बड़ी होती हैं हमारे लेवल की नहीं होती हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से उनका समाधान होता है। और प्रयागराज उनका अपना जनपद है, विकास की गंगा उन्होंने प्रयागराज के अंदर बहाई है, तो उनसे करीबी होना हमारे लिए तो गर्व की बात है। और प्रयास रहता है, उनका भी आशीर्वाद इसमें हमारे ऊपर रहता है। जी, हमारे संपादक जी भी आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन मैं आपसे काफ़ी कड़े सवाल पूछने वाली हूँ, क्या आप तैयार हैं? जी, ये बताइए कि आप यमुना पार और गंगा पार, सवाल पूछना तो बहुत आसान काम होता है। अच्छा, सवालों का जवाब देने में आप एक्सपर्ट हैं? एक्सपर्ट तो नहीं है, मनोज जी के सवाल तो कठिन होते हैं। जी। दीपक पटेल जी, ये माना जाता है कि आप यमुना पार और गंगा पार दोनों जगह सक्रिय हैं। ऐसे में आप ये बताइए कि इस बार राजनीति गंगा पार होने वाली है या यमुना पार? इसको पार में मत की सीमा में मत डालिए, पूरा जनपद है प्रयागराज जी, यहाँ की जमीन में हम लोग सक्रिय हैं, तो गंगा पार, यमुना पार सब प्रयागराज में ही है। हाँ, कार्य क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो माता जी यहाँ से सांसद हैं, मेरी विधानसभा यहाँ से मैं विधायक रहा, आगे भी एक बार कहीं भी जनप्रतिनिधि होने के बाद लोगों से जुड़ाव हो जाता है और वो जुड़ाव
नेता को स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम उसको ख़त्म कर दें। बाकी राजनीति तो एक बार आ जाने के बाद वो चलती ही रहती है, वो रुकने वाली नहीं है। जहाँ के लोग भी जुड़े हैं, जिनका सहयोग, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिलता है, उनके साथ खड़े होने में किसी भी पार का हो कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को नेता को होनी चाहिए। जी, जब माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष थी तब ये प्रस्ताव आया था कि ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण के लिए नक्शे की ज़रूरत है। अभी जब आप लोगों ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष फिर से बनाया है तब आप लोगों ने इसे लागू किया है फिर से। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव के कारण ग्रामीण इलाके की जनता को क्या कोई परेशानी होने वाली है, और अगर हाँ तो क्या? ये एक प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार किया गया इस प्रस्ताव को लेके, जबकि इसके पीछे की सच्चाई ये है कि उस समय ये प्रस्ताव इसलिए आया था कि नक्शा पास होना आवश्यक इसलिए था कि अमूमन लोग जब घर बनाते हैं, घर बनाना एक बड़ा काम होता है, तो बैंक से ऋण लेना, कोई सामाजिक संस्था बनती है, विद्यालय बना, हॉस्पिटल बना, उनको बैंक से लोन लेना है या संबंधित संस्था से उनको मान्यता लेनी है, तो पहली शर्त यही होती है कि उनके मानक के अनुरूप बिल्डिंग हो और उसका नक्शा संबंधित जो अथॉरिटी है उससे पास हो। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो प्राधिकरण काम कर रहे हैं। हाँ। देहात में की जो संस्था है वो जिला परिषद ही है, जिला पंचायत ही है, तो उसकी फीस बहुत मिनिमम रखी गई थी। 200-300 वर्ग मीटर के मकान को फ्री रखा गया था और बहुत कम फीस में बहुत सारे लोग आते थे कि साहब हमारे नक्शे नहीं पास हो रहे हैं, बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो उनकी सुविधा के लिए है, इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं है। हाँ, लोगों में यहाँ एडीओ को लेकर खौफ रहता है। शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की कार्यशाली को लेकर लोगों में डर रहता है, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है जिला पंचायत। अच्छा जी, अब मैं करछना विधानसभा पे आना चाहूँगी। ये बताइए कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, आज करछना विधानसभा में मुंगेरी से जो सिरसा जाने वाला मार्ग है, कौवा से धनुआ वाला मार्ग और करछना से कौंधियारा वाला मार्ग टूटा हुआ है। आपकी सरकार थी तो इसमें निर्माण क्यों नहीं हो पाया? चल रही है प्रक्रिया, अभी उसका प्रस्ताव भेजा है। प्रयास ये है कि 2022 से पहले वो बन जाए। उसका जो आकलन है और औपचारिकताएं करीब करीब पूर्ण है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उस पर चर्चा भी हो चुकी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2022 से पहले उस पर काम हो जाएगा। करछना के लिए दीपक पटेल जी ने विधायक रहते हुए काफी काम किए थे, तब आपकी सरकार नहीं थी, या आज आपकी सरकार नहीं है फिर भी आपने कुछ काम किए? देखिए, राजनीति या समाज सेवा कोई नौकरी नहीं है या कोई व्यवसाय नहीं है कि एक बार काम हो गया या एक बार सेवानिवृत्ति हो गई तो आप पेंशन लेके घर बैठ गए। जब लोगों से आपका जुड़ाव हो जाता है तो उनकी तकलीफ़ें आपकी अपनी तकलीफ हो जाती है। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की कौड़ी है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। ये कोई अभिलाषा नहीं है अभी मन में कि नहीं हमको चुनाव लड़ना, इस नाते हम काम करते हैं। जो लोग जुड़े हैं, समस्याएं लेके आते हैं, हम सक्षम हैं, सरकार में हैं, तो हमारा प्रयास हो कि जितना हो सके, संभव हो सके, हम उनका समाधान कराएं। उसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सौभाग्यवश एक बड़ा विभाग आपने देखा है प्रयाग के अंदर एकदम आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। केशव जी हमारे प्रयाग के स्थानीय बड़े नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग बड़ी आसानी से उनसे बड़े काम करा लेते हैं। वो कभी हम लोगों के अनुरोध को, जनता से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर नहीं करते। उनकी स्वयं की रुचि है विकास में, तो उनका सहयोग रहता है तो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अभी यमुना पार में भी आपको बता दें, अकेले शंकर ब्लॉक एकदम किनारे का ब्लॉक है, हमारा घर है। अभी 128 सड़कें, बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए। अभी जो आपका आउटर रिंग रोड बनने जा रहा है तकरीबन पूरा है, प्रस्ताव भी कंप्लीट है। बहुत जल्दी उसकी घोषणा और शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पूरे यमुना पार को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक सर्किल बन रहा है, 2 पुल बन रहे हैं, गंगा में बन रहा है, जमुना में बन रहा है जी। तो उनकी भी रुचि है। हम लोग बात जनता की उनके पास तक पहुंचाते हैं, समाधान होता है। जी दीपक पटेल जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके हिसाब से कचरी के किसानों के साथ न्याय हो पाया है? ये भी आप ही के विधानसभा में आता है? बिल्कुल, हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी ही उनके मुकदमा वापसी की कार्रवाई चल रही है। जो निर्दोष लोगों पे जुल्म ढाया था पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने, झूठे मुकदमे लिखाए थे, उनको वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ही हमारा प्रयास है कि वो मुकदमे वापस ले लिए जाए। दीपक पटेल जी, आज करछना की राजनीति में आप क्या समस्याएं देखते हैं जिनका समाधान तत्परता से जरूरी है? देखिए, समस्याएं तो मूलभूत ही हैं जो आगे की हम सोच नहीं पाते, क्योंकि जब आप बिजली पानी सड़क में ही उलझे हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है
कि वो एक पूरे जनपद की इकलौती ऐसी विधानसभा रही है जो पिछले 40 वर्षों से एक परिवार के हाथ में रही है। जी उनका विकास में कभी कोई रुचि नहीं रही इस परिवार की। आपस में लड़ाओ, तिकड़म करो, झूठे मुकदमे लिखाओ, डराओ, खौफ पैदा करो और चुनाव जीतो, उसके बाद अपना काम करो। इस नाते बड़े पैमाने पे विधानसभा पिछड़ती चली गई। हालांकि उनको बहुत बड़े बड़े पद मिले, नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते होंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और ओहदों पर रहे। अगर चाहे होते तो उनके लिए चुटकियों बजाने जैसा था वहाँ की समस्याओं का समाधान, लेकिन कभी उन्होंने विचार नहीं किया और इसी नाते वो एक छोटी छोटी समस्याएं बढ़ के आज बड़ा रूप ले चुकी है। आज जाइए, अभी अब लगातार कार्यक्रम चल रहा है, हम भी जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर सड़कें ध्वस्त हैं। बिजली की समस्या तो पूरे जनपद की सरकार ने समाधान कर दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन सड़क जो मूलभूत चीज़ है बहुत बड़ी समस्या है। समाधान हो रहा है, 100 से ऊपर सड़कों का शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया है कि वो आएंगे और करेंगे। समाधान चला, लेकिन उसके पीछे पिछड़ेपन के पीछे जो मूल वजह है जो हमने आपको बताई। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 की राजनीति में कचना विधानसभा से आप किन मुद्दों पर वोट मांगने वाले हैं, या अपनी पार्टी की नीति की तरह आप ध्रुवीकरण ही करने वाले हैं? पार्टी के लिए तो वोट मांगेंगे ही, जाहिर सी बात है, दल में है। मुद्दे तो सबसे बड़ा विकास का ही है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। और वोट मांगने के इतने आधार हैं कि उसकी गणना कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, वक्त लगेगा। बहुत काम हुआ है पिछले 3.5 सालों में, एक ऐतिहासिक काम हुआ है पूरे जनपद के, प्रदेश के अंदर। खैर, हमारा जनपद तो सबसे ज़्यादा विकास के मामले में सकारात्मक रूप से प्रभावित रहा है। इतने काम हुए हैं कि मुझे नहीं लगता हम लोग भी, कोई इस नाते नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि मैं भाजपा में हूँ, या शहर भी आपको दिख रहा होगा, लगातार काम चल रहे हैं, बड़े काम हुए। अभी फिर से अभी पिछले दिनों में एक बैठक में था, ये 2025 की कुंभ की कार्य योजना बनाई जा रही है, बहुत सारे बड़े काम फिर होने जा रहे हैं। तो विकास ही एक आधार होगा वोट मांगने का। ध्रुवीकरण का आरोप तो एकदम निराधार है। ध्रुवीकरण तो वो लोग करते हैं, आरोप हम पे लगाते हैं। पिछले 4.5 साल में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ, जो हमारे हर वर्ग का आदमी सुखी चैन एकदम से एक वातावरण बना कि जो भय था लोगों में स्थानीय दबंगों गुंडों का ख़त्म हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुवीकरण पे आधार पे कभी भाजपा वोट नहीं मांगती। तो क्या भाजपा के लिए विकास जो है वो सिर्फ सड़कों का निर्माण ही है? देखिए, हमने कहा ना कि विकास का प्रारंभ यहीं से होता है, मूलभूत सुविधाओं से, और इसका जो पैरामीटर है वो उसका कोई अंत नहीं जी। सड़कें बने, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, फिर रोजगार मिले, फिर अच्छा जीवन हो। तो ये तो जब शुरुआती आपकी नींव ही सड़कें ही नहीं है जी, तो जब नींव ही हिली हुई है तो आगे की बात हम क्या करेंगे जी। तो ये तो प्रारंभ यहीं से होता है, सड़कें बन रही, आगे भी काम होगा। अभी हमने बताया कि आउटर और इनर रिंग रोड का काम हो रहा है, ये कल्पना से परे था प्रयागवासियों, क्योंकि बहुत बड़े फंड्स की ज़रूरत होती है, एक बहुत बड़े नेतृत्व के इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो है, एक बड़ा नेता अपने जनपद में है तो पूरे जनपद वासियों को इसका लाभ हो रहा है। तो दीपक पटेल जी, मुझे ये बताइए कि क्या 2022 में आपको लगता है कि भाजपा फिर से रिपीट करने वाली है? बिल्कुल। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से जनता बहुत त्रस्त है। ये फिर वही प्रोपोगंडा है विपक्ष का, आंकड़ों पे जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो पिछला परिणाम था 2017 का, उससे भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की, और फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। दीपक पटेल जी, आपके अनुसार अगर भाजपा वापस से 2022 में रिपीट करती है तो एक विधायक के रूप में करछना की जनता को आपसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? अभी ये शब्द आपने विधायक और करछना जोड़ दिया, तो हमारी अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है। अच्छा। ये निर्धारित पार्टी करेगी कि हमें लड़ाना है चुनाव कि नहीं लड़ाना है। बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो तय करेगी। फिर इस प्रश्न पे हम पर अगर ये मौका मिलता है, नहीं, अगर ये स्थिति आई जी,
आपके मुंह में घी चक्कर, अगर जी। ये स्थिति आई तो फिर देखेंगे। अभी तो काम सबका कर ही रहे हैं। जी हमारी जी, घरेलू झगड़ों से निपटने के अलावा एक विधायक के काम और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने कल क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स वगैरह लाना, जिससे क्षेत्र ही नहीं जिले का भी विकास होता है। ऐसे में आपकी क्या योजनाएं रही हैं इस बारे में? विधायक का जो सबसे बड़ा काम होता है वो विधायी काम होता है। हम्म, और अमूमन विधायक भी क्या करे, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। जैसे अभी देख लीजिए, विधानसभा चली, जी, ये मानसून सत्र था हम्म। और 3 दिन भी नहीं चल पाई, क्योंकि विधानसभा तभी रन करेगी जब विपक्ष सहयोग करेगा। वही हालात लोकसभा के रहे, विपक्ष के लोगों ने नहीं चलने दी। कोई विधेयक सदन में आता है, उस पर चर्चा होती है, विपक्षी लोगों के भी सुझाव लिए जाते हैं, कई बार उनके सुझाव अमल में लाए जाते हैं। ये परंपरा रही है पार्लियामेंट की, विधानसभा की। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि विधायक का जो काम है वो छोड़ के बाकी वो सारा काम उसको करना पड़ रहा है। वो उसकी मजबूरी कहें या जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें क्या कह सकते हैं। पर ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो बाकी पार्टीज हैं उनका एक्चुअली काम तो मतलब विपक्ष में रह के यही है कि वो सरकार को सही चीजें बताएं। सोच शराबा नहीं करें। हम भी विधायक थे और बहुत अच्छे से, जी, हम लोग भी प्रतिपक्ष में थे और मुख्य विपक्षी दल थे, लेकिन कभी सदन को रोक दो, नहीं चलने दो, वो कागज़ लपेट के स्पीकर पे फेंको, ये सब कभी नहीं किया। हम लोग तो हमेशा इसके पक्षधर रहा करते थे कि सदन चले, हमारी बात सरकार के कानों तक जाए। सपा की सरकार थी, हालांकि बहुमत का अत्याचार भी होता है, लेकिन बात अपनी कहनी चाहिए। वहाँ पहुँच के आप सदन के अंदर अपनी बात ना कह के वहाँ हो हल्ला करें, ये तो जी, कभी कभी लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीपक पटेल जी, ऐसा कहा जाता है कि आपकी राजनीति जो है वो यमुना पार में बहुत ही सक्रिय रूप से काम करती है। तो ऐसे में जो 9 ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे उसमें से 6 सपा क्यों जीत गई? ऑलमोस्ट 6। देखिए, अगर अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों से ये पुष्टि होती है। अगर हम लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की तरह अनैतिक सत्ता का प्रयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके इन चीज़ों का सहारा लिया होता तो हम हारते नहीं। जी, तो बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। जिसके पास मेजॉरिटी थी, जिसके पास क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे, वो चुनाव जीता। यही अगर समाजवादी पार्टी होती तो इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे 2006 के पंचायत चुनाव देख लीजिए, 2015 के पंचायत चुनाव, लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी लोगों की, इतना पुलिस ने तांडव किया। लेकिन इस बार कोई कह दे कि पुलिस लगी या प्रशासन के लोग लगे, दुरुपयोग हुआ सत्ता का। अगर दुरुपयोग होता तो ये नौबत ही ना आती, 9 में 6 जीतते। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि बहुत जल्दी में चुनाव की घोषणा हो गई, जी, तो ये एक बड़ा कारण था। थोड़ा सा अति आत्मविश्वास था प्रत्याशियों में। लेकिन जो मेन कारण था कि जो आरोप लगाते रहे विपक्ष के लोग, सीनियर लीडर्स ने, अखिलेश जी ने और सारे विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि सत्ता का जम के दुरुपयोग हुआ है। तो यमुना पार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पाक साफ पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए, कहीं कोई दबाव नहीं था किसी के ऊपर, जो जिसके पक्ष में था उसने उसको मतदान किया। दीपक पटेल जी, आज कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का दावा भाजपा हमेशा करती रहती है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़मीनी स्तर पर ये सच नहीं है। तो ऐसे में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सच है। आप भी इसी शहर में रहते हैं। एक दौर था, खौफ था यहाँ अपराधियों का, दबंगों का, और वो खौफ का कारण सिर्फ सत्ता का संरक्षण था। कहीं ना कहीं वो लोग सत्ताधारी दल के या उनके प्रभावी लोगों से जुड़े हुए थे, इस नाते वो यहाँ पर खुलेआम आतंक करते थे। नाम नहीं लूँगा, सब के सब तो जेल में हैं या तो पुलिस की सीमा के बाहर हैं, या तो उनके मकान गिर रहे हैं, या तो उनको पुलिस 50,000 का इनामी बना के खोज रही है। आम जनता सुकून महसूस कर रही है कानून व्यवस्था के नाम पे। और इस तरीके की घटनाएं, भाई ने भाई को मार दिया, आज हमने देखा, अभी हमारे बगल में पड़ोस में कल हम थे वहाँ 2 दिन पहले, भतीजे ने अपनी चाची को हत्या कर दी अभी यहीं कटरा में। तो ऐसी घटनाओं को कोई सरकार नहीं रोक सकती, इस तरह की घटनाओं को कोई सरकार नहीं रोक सकती। आम जनमानस के अंदर भय का माहौल ना हो, ये कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है, और इसको आप भी महसूस कर रहे होंगे प्रयागराज का वासी होने के नाते।
दीपक जी, ये बताइए कि 2022 की राजनीति में अगर बीजेपी को कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है तो वो कौन सी पार्टी होगी? समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज फिलहाल पार्टी? कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। 22 की बात मैं कर रहा हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं। तो आपको किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं रखता है कि वो कोई नहीं दिख आपके रहा है। ये सामने हमारी खड़ी भी हो नहीं, पाए? ये हमारी नहीं, आम जनता की ये आवाज़ है, ये चर्चा का विषय है। कहीं कोई नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को ले लीजिए, कहीं कभी लगा कि वो विपक्ष में है, कभी सड़कों पे आए किसी मुद्दे को लेकर। उनका तो ये कहना है कि जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो उनके ऊपर कानून लगा दिए जाते हैं या उन्हें वो तो देशद्रोही चलेगा ही। कह मेरे दिया ऊपर जाता 16 है। मुकदमे लगाए गए फर्जी। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ, लेकिन कोई धारा नहीं बची। तो आप जनता के लिए संघर्ष करिए, आपको उसका पुरस्कार जनता देगी। आप अगर धाराओं से डरेंगे तो देश हमारा कभी आज़ाद ही नहीं होता। ये तो विपक्ष का जो काम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है कोई मुद्दा ही नहीं वो धाराओं का गलत इस्तेमाल कर नहीं, रही कोई है? मुद्दा ही नहीं छोड़ा कि जनता उनका साथ दे। हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि इतनी खुशहाली है जनमानस में कि उनके साथ कोई चलेगा नहीं। अगर वो सरकार का विरोध करेंगे तो कोई मिलेगा नहीं। जी। लोकतंत्र में दलों का मजबूत होना कितना जरूरी है आपके हिसाब से? बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो और ये समाज के लिए कितना फायदेमंद है? हमारा जो संविधान है उसमें दलगत पार्टियों का एक महत्व है। लोकतंत्र में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, एजेंडा है, उस पर वो काम करती है, लोग उससे जुड़ते हैं। आज बीजेपी को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश छोड़ लीजिए, हर मुद्दे पे काम कर रही है, जनता के बीच में है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। जी। दीपक पटेल जी, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो रहा जी। है और मैं चुनाव के समय आपका फिर से एक इंटरव्यू बनाऊंगी, बट फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि अब जातिगत जनगणना ज़रूरी हो गई है? बिल्कुल ज़रूरी हो गई है, हम इसके पक्षधर हैं। ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि सामाजिक स्थिति, देखिए जात ये कड़वी सच्चाई है। हम भले मंचों पे कुछ कहें, लेकिन तो जब सबकी इच्छा है, लोकतंत्र में सबकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, तो करा दे जनगणना। तो एक विधायक के रूप में क्या आप इसे ज़रूरी समझते हैं? बिल्कुल, विधायक अगर बनेंगे भविष्य में दोबारा तो इसकी मांग करेंगे हम। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं इस बारे में हम भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या दीपक पटेल जी निजीकरण के पक्षधर हैं? देखिए, कुछ क्षेत्रों में तो निजीकरण अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीके से देश में आधुनिकीकरण हो रहा है दुनिया में जी, और जो उद्योगों से लेके अन्य क्षेत्रों में सरकार का जो सरकारीकरण था, उन उद्योगों के हालात देख के ये लगता है कि निजीकरण होना चाहिए। इसका लाभ जनता को मिलता है और उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न आता है कि निजीकरण के बाद नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, तो इस विषय पे भी सरकार ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि ये सचमुच अच्छे से ये प्लान आगे बढ़ पाएगा, ये निजीकरण का? नहीं, सरकार तो नब्ज टटोल रही है, उसको लगता है जिन क्षेत्रों में निजीकरण होना चाहिए कर रही है, उसका लाभ ही जनता को मिल रहा है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या 2022 की राजनीति में अगर भाजपा वापस आती है तो क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे? ये विधायक और पार्टी तय करेगी, बड़ा अच्छा। प्रश्न है। यहाँ भी सब पारदर्शी सिस्टम है पार्टी का। जी, दल का शीर्ष नेतृत्व और विधायक मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होता है। जी, सरकार बननी तय है, ये तो हम आश्वस्त हैं इसके लिए, जी, क्योंकि प्रतिदिन जनता और समाज में रहते हैं, तो एक अच्छा मैसेज है। सरकार बनने जा रही फिर से भाजपा। कोई बात नहीं, ये इतना सरल सवाल भी नहीं था और प्रयागराज वासी सारे के सारे यही चाहते हैं। लेकिन आखिर में मुझे ये बताइए कि आप प्रयागराज की जनता को, खास करके करछना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2014, 17, 19 तीन चुनाव में आधे से ज़्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ की जनता जनार्दन ने लहराया है। आगे भी उनका साथ सहयोग बना रहेगा, तो ये विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो हम तो यही अपील निवेदन करेंगे कि जो सहयोग, समर्थन, साथ, मतदान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में किया है,
2022 में भी उसकी हैट्रिक क्या चौथी बार होगा, चौथी बार वो करेंगे। तो प्रयागराज का विकास इसी तरह होता रहेगा। दीपक पटेल जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे करचना से पूर्व विधायक दीपक पटेल जी, जिन्होंने हमें बताया कि भाजपा ने प्रदेश के लिए बहुत काम किया है और विकास की राजनीति भाजपा से ही होगी। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी हम मुलाकात कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।